मेरे बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा ही मुझे लगा बोला गया है। मैं एक नियमित कार्यकर्ता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और विषय में ऐसा कुछ जानकारी नहीं रखता हूँ जैसा कहा गया है, पर फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा जहाँ तक मेरी बात बोलने का या आप तक पहुँचाने का, विषय के बारे में उसका पर्सपेक्टिव आपको देने का मैं कोशिश करूँगा। आज के सभा में उपस्थित दिशा के सब सम्मानीय नागरिक बंधुए, आज के सभा के अध्यक्ष यशवंत बचानी जी, मेरे साथ अहमदाबाद से आए नरेश शाह जी, राजेंद्र तिवारी जी और आदर्श स्कूल दिशा पालनपुर के सभी सम्मानीय ट्रस्टी और दिशा के सभी सम्मानीय नागरिक जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके आयोजकों का, कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय में मेरे को आपके सामने कुछ बातें रखने का जो अवसर दिया गया, उसके लिए मैं सबका, आयोजकों का खास करके आभार व्यक्त करता हूँ। आसाम से हूँ, थोड़ा हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, बोल तो लेता हूँ, मंच में बोलने का उतना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी या अभ्यास नहीं है और प्रैक्टिस भी ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस अभ्यास ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा अपनी बात आपके सामने हिंदी में रखने का। कुछ जगह पे जहाँ पे मेरे को थोड़ा असुविधा होगा तो आप यू विल बियर विथ मी, मैं आशा करता हूँ। और एक आदेश मेरे को हुआ, नरेश शाह जी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि आपकी बात जो है वो आपको बहुत सरलता से रखना है, फॉर ए कॉमन लेमन टू अंडरस्टैंड, सभी को समझने के लिए जो प्रैक्टिस में नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, लॉ के साथ ताल्लुकात नहीं रखते, उनको समझने के लिए। तो मैं उनको हाँ तो बोल दिया, पर मैं ये सोचा कि वकील तो अधिवक्ता जो होते हैं उनका काम ये होता है कि सरल बात को पेचीदा करके बोलने का, तो हम लोगों को अभ्यास जो है वो थोड़ा उल्टा है। फिर भी जब आदेश हुआ है मैं कोशिश करूँगा, पर अपना जो अधिवक्ता का जो लिमिटेशन है वो आप भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल, एक और बता दूं, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल इस सरकार का, आप देखिएगा सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल आपने जब प्रोग्राम का वो किया था तो आपने नाम रखा है एनआरसी सिटीज़नशिप बिल और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और बिंदुए, पर ये सरकार का काम करने का जो स्पीड है वो इतना है कि अब आपका जो टॉपिक है थोड़ा वो पुराना हो गया है। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। 12 तारीख को वो बिल जो है वो एक्ट बन गया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया है। और उसके चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट में करीब अब मैं रास्ते में भी आ रहा था तभी मुझे पता चल रहा था, करीब 20 से ज़्यादा रीट याचिका बढ़ चुकी है। आज सुबह भी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी दिल्ली में हुआ कल, इसको लेके जो विरोध कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं उसमें बाद में आते हैं, तो उसको लेके भी आज सुबह भी 10:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में मैटर को मेंशन हुआ, कहा कि सुन लिया जाए मैटर को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के इशू के सुनवाई कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में होगी और परसों जो सब रीट याचिका फाइल हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हुए, उनकी सुनवाई होगी। तो यही सब के चलते मैं थोड़ा कश्मकश में था, यहाँ आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। नरेश शाह जी को तो मैंने बोल दिया कि आऊँगा, पर ये रीट याचिका और ये सब जब होती है तब स्टैंडिंग काउंसिल होने के नाते आपको कोर्ट में रहना पड़ता है। तो मेरे जो दुविधा थी, मेरे जो कश्मकश थी, उसके लिए मैंने उनको भी काफ़ी टेंशन दिया। तो मंच में मैं उनकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ उनसे कि, और ईश्वर का इच्छा है कि मैं आपके सामने आ पाया हूँ। और आज का विषय जो है एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा के बिंदु, इस विषय में हमको अपना राय बनाने के लिए विदेशियों के बारे में
पूर्वोत्तर कैसे अफेक्टेड है, पूर्वोत्तर में कैसे विदेशियों का प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, तो समस्या के जड़ में हमको जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं असम के और पूर्वोत्तर के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे के फिर चलना चाहता हूँ। तो उत्तर पूर्व के बारे में हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि विविध संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं का एक सुंदर समागम है। हम जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं अपने देश में है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने आप में उत्तर पूर्व में भी है। 250 जो है वहाँ पे जनजातियाँ रहते हैं और 190 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है पूर्वोत्तर में। ये पूर्वोत्तर के बारे में लोग बोलते हैं कि कॉम्पोजिट कल्चर है, अलग पूर्वोत्तर का कल्चर है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, जो पूर्वोत्तर का जो संस्कृति है, पूर्वोत्तर का जो पुराना सभ्यता है, वो बाकी देश के सभ्यता से 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना सभ्यता से कभी अलग नहीं रहा। पूर्वोत्तर के बारे में, असम के बारे में हम महाभारत के समय से हम कई रेफरेंसेस असम के बारे में, आज के पूर्वोत्तर के बारे में, जगहों के बारे में बहुत रेफरेंसेस हमको मिला है। और अभी आते आते ही हम बात कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के आपके यहाँ के द्वारका के है, और भगवान श्री कृष्ण ने के जो धर्मपत्नी है वो राजकुमारी रुक्मिणी जी से शादी की थी, तो वो हमारे असम के सदिया प्रांत के राजकुमारी थे। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम उषा था। उषा हमारे असम के सोनीतपुर प्रांत के राजा जो है उनका नाम था बनासुर, उनके पुत्री थी। फिर भीम के पत्नी थी हिरोम्बा। कछार है एक जगह असम में, तो भीम की पत्नी हिरोम्बा थी। हिरोम्बा के उनके जो पुत्र थे घटोत्कच, आप लोगों ने महाभारत की अगर कहानी जानते होंगे आप सब, घटोत्कच का वीरता का कहानी हम सब जानते हैं। फिर अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रंगदा से शादी करी थी और उनके पुत्र का नाम था बुब्रवाहन। और अश्वमेध यज्ञ जो बाद में किया था उसमें उन्होंने अपने पिता को ही हराया था। फिर एक और रेफरेंस हमको मिलता है, असम को हम महाभारत के समय में प्रागज्योतिषपुर, उस समय से प्रागज्योतिषपुर कहते थे। तो प्रागज्योतिषपुर के राजा होते थे भगदत्त। भगदत्त ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया था और महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। तो पूर्वोत्तर और असम के बहुत मतलब वीरता के बहुत एग्जाम्पल्स, उदाहरण बहुत उस समय से, प्राक ऐतिहासिक समय से हमको मिलती है। उस समय से लेके अब निकट इतिहास में अगर हम आते हैं, निकट इतिहास में हम एक शख्सियत है जिनका नाम नहीं बोले तो असम के या पूर्वोत्तर के बारे में बोलना सही मेरा पूरा नहीं होगा। वो है लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, कमांडर थे, और उन्होंने मुगलों को जब उनका पावर या उनका जब आधिपत्य पूरा देश में फैल चुका था, उस समय में औरंगज़ेब के अंडर मुगल सेना को उन्होंने परास्त किया था। और इसी वजह से पूरा जो पूर्वोत्तर है, असम लेके बाकी जो राज्य है, छोटे छोटे राज्य है असम पूर्वोत्तर के, उस सब राज्य में मुगल जो प्रभाव, मुगलों का प्रभाव नहीं पड़ा। हम उसके बाद में आ जाते हैं ब्रिटिश के टाइम पे। ब्रिटिश भी पूर्वोत्तर के एक एक राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोटा से छोटा भी राज्य हो तो कभी उन्होंने सरेंडर कर दिया। हर एक छोटे छोटे राज्य में भी उनको बहुत लंबे बहुत समय तक उनको युद्ध करना पड़ा। हम एंग्लो खासी वॉर ले लें। एंग्लो खासी वॉर के बाद उन्होंने मेघालय, आज के जो समय के जो मेघालय हम जानते हैं, वहाँ पे उसके लिए एंग्लो खासी वॉर करना पड़ा। एंग्लो मिज़ो वॉर करना पड़ा। आज के डेट में जो मिज़ोरम है
फिर एंग्लो नागा वार भी हुआ, आज की डेट में जो नागालैंड है। तो पूर्वोत्तर ने भी मतलब एक संग्राम का, एक संघर्ष का एक इतिहास है। निकट इतिहास में हम देखते हैं, हम पुराने समय से भी हम देखते हैं। तो ये ही जो संघर्ष का इतिहास है, ये चीज़ जो है हमको अपना बैकग्राउंड में रख के हम जब अभी जो आज का विषय में जो बात करेंगे, जो एनआरसी हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, उसमें माइग्रेशन का जो इशू है, दोनों जो सिटीजनशिप बिल है, सिटीजनशिप एक्ट है और एनआरसी है, वो दोनों के ही कहीं ना कहीं माइग्रेशन को लेके या माइग्रेशन के इशू से निकलता हुआ या उभरता हुआ इशू है। अब माइग्रेशन जो हम हिंदी में बोले तो शायद देशांतरण बोलते हैं हम, देशांतरित होना या देशांतरण को जो हम समझते हैं। तो माइग्रेशन जो है दो तरह के होते हैं। एक माइग्रेशन होता है जो स्वेच्छा से होता है और एक जो होता है वो अनिच्छिक होता है। दैट इज़, अगर हम इंग्लिश में बोले तो वॉलेंटरी माइग्रेशन एंड इनवॉलेंटरी माइग्रेशन। पहले हम एनआरसी के ऊपर बात कर रहे हैं, एनआरसी के विषय पे बात कर रहे हैं। एनआरसी जो है वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का एक कदम है, जो कि ये वॉलेंटरी माइग्रेशन या हम जिसको इकोनॉमिक माइग्रेशन कह सकते हैं, या जो स्वेच्छा से जो लोग आज आ गए फॉर किस कारण से, बेहतर ज़िंदगी के लिए जो हमारे यहाँ पे किए हैं, जिसको हम घुसपैठ कह सकते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ये एनआरसी का जो पूरा सिलसिला हुआ, पूरा कार्यक्रम हुआ। हम असम के उसमें जाएंगे, बारे में जाएंगे और जैसे जैसे क्रम चलता रहा वैसे वैसे हम आपको बताते हैं। तो ये जो घुसपैठ या जो इलीगल माइग्रेशन असम के कॉन्टेक्स्ट, असम के बारे में हम बोल रहे हैं, उसका कनेक्शन 1905 में जब ब्रिटिश इंडिया था, उस समय में बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। उससे पहले पूरा जो आज का वेस्ट बंगाल है, आज का बांग्लादेश है और आज का असम, पूरा पूर्वोत्तर जो है वो उस समय में बंगाल के अंडर आता था, बिहार उड़ीसा सब लेके। जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा शुरू हुआ, तब उनको लगा कि धर्म के आधार पे बंगाल का आप टुकड़ा कर दोगे तो शायद जो है उनका रेजिस्टेंस या उनका जो विरोध का जो विषय है वो कम हो जाएगा। इसलिए 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और असम और आज के जो बांग्लादेश है उसको अलग एक राज्य बना दिया गया। और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका, आज के ढाका बांग्लादेश का जो कैपिटल है वहाँ पे हुआ, वहाँ पे किया गया। और उसका एक डेफिनेट उद्देश्य था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, जो आज के बांग्लादेश है, आज के जो उस समय के जो ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान से, वहाँ से मुसलमान जो पॉपुलेशन है उनको धीरे धीरे से असम में भेजा गया, क्योंकि असम का जो उस समय का पर कैपिटा इनकम कह ले, इकोनॉमिकली जो है असम उस समय बहुत समृद्ध था और तेल का वहाँ पे वो हो गया था, तेल मिल चुका था, वहाँ पे टी इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो गया था। तो एक कह सकते हैं देश में जो वन ऑफ द मोस्ट मतलब फ्लरिशिंग राज्य था वहाँ पे। और वहाँ पे फर्टाइल लैंड, मतलब क्योंकि ब्रह्मपुत्र जा रहा था, फर्टाइल लैंड बहुत अवेलेबल था, कल्टिवेबल लैंड बहुत अवेलेबल था और वहाँ पर लेबर नहीं था, लोग कम थे ज़मीन को कल्टिवेट करने के लिए। इसलिए धीरे धीरे करके वहाँ से ईस्ट बंगाल से, आज के बांग्लादेश से धीरे धीरे करके लेबरर्स, मुसलमान जो लेबरर्स हैं उनको धीरे धीरे करके असम में सेटल कराया गया। उस समय से असम का डेमोग्राफिक चेंजेस जो है 1900 मतलब 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के शुरू से शुरू हुआ। तो 1901 में असम का मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो करीब 10% या 11% ऐसा था। आज के डेट में वो पॉपुलेशन जो है 1911 के सेंसस में वो 34% है। कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आज के डेट में असम में है।
1911 में हम लोग आ जाते हैं। 1911 में बंगाल पार्टीशन को रिवोक हो गया, पर रिवोक होने के बाद भी ये जो मुस्लिम माइग्रेशन का क्रम जो है वो कम नहीं हुआ। 1920 1930 आते आते हम देखते हैं आसाम में माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है वो सडनली शूट होता रहा। उस विषय में मैं एक कोट आपको, उस समय के ब्रिटिश का सेंसस कमिश्नर था, उसका नाम था CS मुल्लन। CS मुल्लन ने एक बहुत मतलब तात्पर्यपूर्ण वाली एक टिप्पणी करी थी अपने उसमें रिपोर्ट में लिखा था। उसमें मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा उसका सही समझने के लिए। तो मुल्लन ने 1931 में ये बात कहा था, प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन दी province during the last 25 years, an event moreover which seems likely to alter permanently the whole feature of Assam and to destroy the whole structure of Assamese culture and civilization has been the invasion of vast horde of land-hungry immigrants, mostly Muslims, from the districts of East Bengal. Wherever the carcass, the vultures will gather together. तो ये मुल्हन ने 1931 की टिप्पणी है, स्वाधीनता के पहले की है, और उन्होंने फोर्स ही किया था कि इस तरह से अगर ज़मीन आप लेबरर्स को दे के सेटल कराओगे तो आसाम का डेमोग्राफी, आसाम का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। आसाम, उस समय का आसाम मतलब आज के डेट का पूरा पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं हम। फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन की बात हुई, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन स्टार्ट हुए। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के अंदर 1938 में से लेके 1943-44 तक असम में मुस्लिम लीग का शासन रहा, और वहाँ पे उस समय सैयद सादुल्ला करके असम के वो होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे। तो सादुल्ला गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने एक प्रोग्राम लिया जिसको उन्होंने कहा ग्रो मोर फूड। ग्रो मोर फूड मतलब असम में ज़मीन बहुत है, हमको एग्रीकल्चरल उसके लिए हम लोगों को लेबरर्स चाहिए, इसलिए उन्होंने एनकरेज किया कि ईस्ट बंगाल के जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है हम वहाँ से लाए, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लाके उनको सेटल करें, हम लोगों उनको एग्रीकल्चर में असम का प्रोडक्शन बढ़ेगा। पर वो एक प्लान्ड डिज़ाइन था असम का डेमोग्राफिक इन्वेजन के लिए। असम का डेमोग्राफिक इन्वेजन कर ये लेबरर्स को सेटल करा के छोटे छोटे लैंड देके धीरे धीरे ये प्रोग्राम चलता रहा, और ये प्रोग्राम हम देखते हैं 1947 में पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, आप सबको पता है। और असम का जो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उस समय से जो ट्रिगर हो गया था, एक शुरू हो चुका था, वो पार्टीशन के बाद भी हम लोग देखते हैं कि वो स्टॉप नहीं हुआ। और एक आपको एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, 20 साल में सुप्रीम कोर्ट में ये सब विषय है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में नोट किया है, बिटवीन 1971 और 1991 आसाम में हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑफ रेट 41% था, पर उसी समय मुस्लिम पॉपुलेशन की रेट ऑफ ग्रोथ था 77.42%। इस सब से हम लोग अगर इस सब का उदाहरण लेते हैं तो ये देखते हैं कि असम का जो डेमोग्राफिक इन्वेजन है वो पार्टीशन से स्टॉप नहीं हुआ, और पार्टीशन के बाद भी मुस्लिम माइग्रेशन, माइनॉरिटी माइग्रेशन जो है वो चलता रहा। पार्टीशन के बाद हम आ जाते हैं अब NRC के ऊपर, नागरिक पूंजी जो हम कह सकते हैं। पार्टीशन के बाद हर एक पूरा कंट्री में पहला सेंसस जो है वो 1951 में हुआ। असम में वो सेंसस के साथ एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी उन्होंने बनाया। उस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न के अंदर वो सेंसस के ही जो डिटेल्स है, मान लीजिए मेरा नाम सेंसस में आया तो NRC भी उन्होंने बनाया, जिसमें वो NRC एक नेशनल रजिस्टर बनाया जिसमें मेरा नाम, मेरा पिताजी का नाम या मेरा हस्बैंड का नाम, फिर मेरा एड्रेस, मेरा एज, ये सब डाल के डिटेल्स डाल के एक रजिस्टर बनाया। और हम लोग जानते हैं सेंसस जो है वो हर 10 साल में होता जाता है। 51 के बाद 61 हुआ, 71 हुआ, 81 हुआ, 91 हुआ, ऐसे करके हर 10 साल में होता है। पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न जो असम के लिए बनाया गया था 1951 में, 1951 का सेंसस को देख के वो जो NRC था उस NRC का कभी अपडेशन नहीं हुआ। मतलब अपडेशन जो है मतलब सेंसस जैसे जैसे चलता रहा, आज के डेट में सेंसस ये जस्ट
ये लेता है कि आप यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं, इसके बेसिस पे सेंसस पब्लिश होता है। एनआरसी वही रजिस्टर रह गया। और जब धीरे धीरे करके मुस्लिम माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस असम में धीरे धीरे करके अपने सेंसस फिगर्स में जैसे जैसे आता गया, 61 में आता गया, 71 में आता गया, तो धीरे धीरे करके एक पॉपुलर एक मूवमेंट असम में स्टार्ट हुआ, जो कि ये जो घुसपैठ है, ये घुसपैठ के अगेंस्ट में एक पॉपुलर सेंटीमेंट स्टार्ट हुआ। और ये जो पॉपुलर सेंटीमेंट है, इसका फ्लैश पॉइंट जाके आया 1979 में। 1979 में वहाँ पे असम के एक मंगोलदोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मंगोलदोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका नाम था हीरालाल पटवारी। अब हीरालाल पटवारी का डेथ होता है 1979 में, और बाई इलेक्शन की बात आती है। जब बाई इलेक्शन की बात आई और जब वोटर लिस्ट उसमें बनाने के लिए आया, तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे जो है उसमें जो लोग हैं, उसमें मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोग हैं जो कि लोकल्स नहीं हैं, जो कि बाहर से आके सेटल हुए। तो वो फ्लैश पॉइंट से हम एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम असम आंदोलन जानते हैं। और शायद स्वाधीन भारत के सबसे सक्सेसफुल और सबसे लंबा और सबसे मतलब सर्वव्यापी, मतलब द एंटायर सोसाइटी वाज इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स थे, सब इन्वॉल्व थे, सोसाइटी के सारे लेवल के लोग, मैन वुमेन चिल्ड्रन, एवरीवन वाज इन्वॉल्व। और वो 6 साल का मूवमेंट चला जिसको हम असम आंदोलन कहते हैं। असम आंदोलन के 6 साल के चलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1985 में एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट करा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और जो एजिटेशन जो था वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू लीड करता था, और ऑल असम गण संग्राम परिषद 2 ऑर्गेनाइजेशन लीड करते थे। वो एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट होके असम एकॉर्ड जो है वो हुआ 15/8/1985 में। तब उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, और उस असम एकॉर्ड में एक डेट तय हुआ, जिसका डेट था 25/3/1971, 25 मार्च 1971 का एक कट ऑफ डेट तय हुआ। 25 मार्च 1971 क्या है? 25 मार्च 1971 वो डेट है जिस डेट में आज के बांग्लादेश ने उस समय अपने आप को एक स्वाधीन राष्ट्र के हिसाब से घोषित किया था। और उस समय उस दिन से पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हुआ, और जिसको हम इतिहास में मुक्ति युद्ध जानते हैं, मुक्ति युद्ध बोलते हैं। और मुक्ति युद्ध में अंत में जाके भारत ने भी जब उनको हेल्प किया था, तब 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, और हम 1971 के वॉर जीते थे। तो डेट तय हुआ कि 25/3/1971 तक जो भी असम में आ गया ईस्ट पाकिस्तान, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से या आज के डेट के बांग्लादेश से, उसको हम डीम्ड सिटीजनशिप दे देंगे, और उसके बाद जो आएंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, करके उनको डिपोर्ट करेंगे। पर असम एकॉर्ड जब चल रहा था, उसी समय उसी क्रम में 1985 की बात कर रहा हूँ मैं, पर 1983 में, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट, उस समय दोनों ही जगह पे कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो उन्होंने एक लॉ आंदोलन को रोकने के लिए करा। उसका नाम था IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 करा था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये हम नया कानून लाए हैं जिससे हम घुसपैठ को रोक पाएंगे, और इलीगल माइग्रेंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके हम बाहर डिपोर्टेशन कर पाएंगे। पर वो लॉ, हालांकि वो कहता था कि हम ये लॉ इसलिए है कि घुसपैठ को रोकने का, बट एक्चुअली वो लॉ घुसपैठ को प्रोत्साहन देने के लिए, घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए था। ये इसलिए था क्योंकि हम एक एज ए लॉयर कह रहे हैं कि ओनस की बात आती है। जैसे हम क्रिमिनल लॉ में हम जानते हैं, अगर मेरे खिलाफ में कोई आरोप है कि मैंने कोई, मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया, तो लॉ ये मान लेता है कि मैं निर्दोष हूँ, और स्टेट को बोलता है कि आप प्रमाण करो, सबूत लाओ, दिखाओ कि ये आदमी जिसके खिलाफ आप कह रहे हो कि इसने कोई क्राइम किया, उसने वो क्राइम किया। तो एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है जो क्रिमिनल लॉ में। अब IMDT में भी वैसा ही था। अगर मेरे खिलाफ ये आरोप है कि मैं विदेशी हूँ, मैंने घुसपैठ करके आसाम में आए, तो ये जो IMDT एक्ट था, उसने ये कह दिया था कि जो एविडेंस है
उसको प्रमाण करने के लिए कि मैं घुसपैठ करके बाहर से आया, बांग्लादेश से आया हूँ, उसका जो एविडेंस है वो जो स्टेट है या जो आदमी ने एलिगेशन करा वही प्रमाण करेगा। पर प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, अगर मेरे खिलाफ में ये एलिगेशन है कि मैं घुसपैठ करके विदेशी हूँ, मैं भारत में अवैध रूप से आया, तो इसके सारे एविडेंस मेरे पास ही होंगे। अगर आप ये एलेज करते हैं या स्टेट ये एलेज करता है, स्टेट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा दिखाने के लिए। तो ये क्या हुआ, ये जो लॉ है उसमें रिवर्स जो ओनस का चीज़ था, ओनस जो है वो मेरे ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, मैं अपना राशन कार्ड दिखा सकता हूँ, मैं अपना स्कूल सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सारा कुछ मेरे पास है। क्योंकि उस लॉ में वो पूरा डायरेक्शन उल्टा था, इसलिए स्टेट या कोई भी आदमी अगर जब आरोप करता था, मैं देख रहा हूँ मेरे पड़ोस में एक बांग्लादेशी आके घुसा है और मैं पुलिस स्टेशन में बताता हूँ या स्टेट को बताता हूँ, कोई एप्लीकेशन देता हूँ, तो स्टेट मुझे पूछता था, पुलिस वाले पूछते थे कि आप एविडेंस लाओ कि ये आदमी घुसपैठ करके घुसा है। इसके वजह से कोई भी इलीगल माइग्रेशन स्टॉप नहीं हो पाया, घुसपैठ जो है वो स्टॉप नहीं हो पाया, कोई भी इलीगल माइग्रेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। और यही कारण से आज के वर्तमान असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी, तो उन्होंने सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका डाला था। उस रिट याचिका के सुनवाई होने के बाद 12 जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का राय है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। और उसमें उन्होंने ये जो कानून है, IMDT कानून है, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया और उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन करा। उस समय में असम एकॉर्ड में मैं आ जाता हूँ। असम एकॉर्ड में एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। असम एकॉर्ड में जो हुआ वो मैंने कहा आपको 25/3/1971 का एक डेट तय हुआ था। असम एकॉर्ड में एक और चीज़ भी हुआ था। असम एकॉर्ड में ये हुआ था, असम एकॉर्ड का क्लॉज 8 ये कहता था कि जो हमने 1951 में जो NRC बनाया था असम के लिए, उस NRC को हम अपडेट करेंगे। वो भी एक असम एकॉर्ड का ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट का एक बिंदु था, पर वो एक्चुअली IMDT के रेजिम में या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कह लीजिए, उस समय के कांग्रेस गवर्नमेंट्स होते थे असम में, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से वो जो बिंदु है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, अराउंड दैट टाइम 1 महीना या 2 महीने आगे पीछे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स एसोसिएशन वगैरह जो ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट में थे, वो जाके ये डिसीजन लिया कि नहीं, जो असम एकॉर्ड में जो बिंदु था कि हम लोग असम NRC को अपडेट करेंगे, उसको हम अभी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तब जाके NRC का अपडेशन का विषय असम में शुरू हुआ। और असम में जो मैंने कहा 1951 NRC क्या होता है, 1951 का एक NRC का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कैसे NRC का अपडेशन होगा, सिस्टम क्या है कि असम में NRC में 2 प्रमुख प्राइमरी डॉक्यूमेंट थे, उनको हम लीगेसी डॉक्यूमेंट बोलते थे। वो क्या है, या तो आपके नाम 1951 के NRC में होना चाहिए, या क्योंकि वो 71 का कट ऑफ डेट था, 1951 से लेके 1971 के बीच में कोई भी वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर ये 2 जगह पे आपका नाम है तो आप NRC में इंक्लूड हो सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ NRC। अब क्या है कि मेरा मान लीजिए जन्म जो है वो 1971 के बाद हुआ, तो मैं कैसे प्रमाण करूँगा, मैं कैसे NRC में घुसूँगा? तो मैं ये दिखाऊँगा कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या मेरे दादी जी या मेरे माताजी, वो लोग 1971 के उस डेट में 25/3/1971 से पहले असम के किसी जगह में वो थे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा NRC अथॉरिटीज़ को, जिससे मेरा और मेरे पिताजी का, या मेरा या मेरे माताजी का, या मेरा या मेरा दादाजी का, दादी जी का कनेक्शन देना पड़ेगा। उनको हम दूसरे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट बोलते हैं, NRC में उसको लिंकेज डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो 2 कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट है NRC में। एक बेसिकली क्या है, NRC ये एक्सरसाइज है ये पता करने के लिए, असम एकॉर्ड के अंदर सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ये रिजीम है कि कोई भी आदमी अगर बांग्लादेश से असम में 25 मार्च 1971 से पहले आ गया तो उसको हम डीम्ड सिटीज़न मान लेंगे। और
वो आया कि नहीं आया, वो रिजीम को प्रूव करने के लिए ये एनआरसी का सारा अपडेशन का एक्सरसाइज हुआ। इसमें दो कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे। एक कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो है कि 1951 के एनआरसी में आपका या आपका कोई पूर्वज, आपके कोई एंसिस्टर का नाम उसमें इंक्लूडेड हो, या फिर 1951 से लेके 1971 का कोई भी वोटर लिस्ट में आपके या आपके कोई भी पूर्वज का नाम इंक्लूडेड हो, तो आप एनआरसी में इंक्लूड हो पाते हो मतलब होंगे। 1905 नहीं, 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया। एनआरसी का प्रोसेस करीब करीब शुरू हो रहा था। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था या डिली कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। 2009 में एक असम पब्लिक वर्क्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाला। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 से लेके एनआरसी का मॉनिटरिंग स्टार्ट करा। उस मॉनिटरिंग के चलते हुए एनआरसी का एक्सरसाइज चला, और हम लोग जानते हैं कि एनआरसी में अल्टीमेटली असम के 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया, उसमें अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद 3 करोड़ 29 लाख लोगों में से पहले एक ड्राफ्ट एनआरसी आया जिसमें 40 लाख लोग इंक्लूड नहीं हो पाए थे। बाद में 31/8/2019 में फाइनल एनआरसी आया। फाइनल एनआरसी में आज के डेट में 19 लाख लोगों के नाम इंक्लूडेड नहीं है, 3 करोड़ 10 लाख लोगों का नाम इंक्लूडेड है। उस एनआरसी का प्रोसेस में अभी एक अपील का स्टेज में हो जाएगा। जो लोगों का नाम इंक्लूड नहीं हुआ वो लोग अपील करेंगे। अपील करने के बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल होते हैं आसाम में, 100 से ज़्यादा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है आज के डेट में। वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप ये जो कट ऑफ डेट है उससे पहले या बाद में आए हैं। तो ये सारा प्रोसेस एनआरसी का बेसिकली है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय में एनआरसी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में हम लोग कंसीडर करें तो हम अगर पूर्वोत्तर का जो मैप है उसके बारे में थोड़ा ध्यान करें तो हम लोग को देखने में आता है कि पूर्वोत्तर जो आज के डेट में है वो पूरा चारों तरफ से, ऊपर से भूटान, फिर चाइनीज़ तिब्बत, फिर बर्मा, फिर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो पूर्वोत्तर का जो पूरा लैंड मास है उसका 98% जो है, 98% इंटरनेशनल बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज़ का है। और शेष भारत के साथ जो पूर्वोत्तर का कनेक्शन है, एक छोटे से जगह जहाँ पे 60 किलोमीटर्स का ब्रेथ है, वो उससे शेष भारत के साथ कनेक्शन है। उस जगह को हम लोग नॉर्मली चिकन स्नैक बोलते हैं। तो चिकन स्नैक से कनेक्शन है, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। और उसी जगह पे प्रव्रजन जो है, जो माइग्रेशन है वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह पे अगर आपके इलीगल माइग्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो असम के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये असम का पूरा लैंडमास जो है, असम का नहीं, पूरा पूर्वोत्तर का जो लैंडमास है उसको डिटैच होने का एक खतरा है। और इस विषय को देखते हुए एनआरसी जो है, जो घुसपैठ को, जब इलीगल माइग्रेशन को स्टॉप करने का जो एक्सरसाइज है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक और रिट याचिका में ये जो पोरस बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर, जो असम का या बाकी राज्यों का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है वो उसमें कोई फेंसिंग नहीं है। हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर में करीब करीब पूरा 100% फेंसिंग है, बट असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जो सब बांग्लादेश के साथ जो सटे हुए जो असम जो देश के राज्य है, उन सब में फेंसिंग नहीं है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक सीरियस टिप्पणी करी थी। उसमें ये कहा था, वी आर एट लॉस टू अंडरस्टैंड वाई आफ्टर 67 years of independence the eastern border of the country is still porous. The Union of India will take all effective steps to complete the fencing in such portions of Indo-Bangla border where presently the fencing is yet to be completed. The vigil along the riverine boundary will be effectively maintained by continuous patrolling. Such parts of the international boundary which has been perceived to be inhospitable on account of difficult terrain will be patrolled and monitored at vulnerable points that could
provide means of illegal entry. अब इलीगल माइग्रेशन की बात तो हम कर रहे हैं, पर क्या हम लोगों को संख्या पता है इलीगल माइग्रेंट्स कितने हैं, घुसपैठ कितना हुआ है देश में? तो इसका कोई ऑफिशियल सेंसस नहीं है, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। अभी जो एनआरसी का एक्सरसाइज हुआ उसमें एक फाइनल एनआरसी में ऐसा देखा गया है कि 19 लाख लोग जो है उनका एप्लीकेशन खारिज किया गया है, वो लोग अभी अपील में जाएंगे। अब उस जगह पे भी कुछ प्रॉब्लम है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एक रीवेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है आसाम से, जो डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स है, वो सब डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखते हैं कि जो लोगों ने अप्लाई किया 94-95% लोगों का इंक्लूजन हो गया, जबकि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, वो सब डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखते हैं कि 84, 85, 82%, 80% तक लोग जो है वो उसमें शामिल हुए हैं, करीब करीब 20% बाहर है। तो ग्राउंड में एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल से उनका वो रहा है, लेकुना रहा है या नेग्लेक्ट रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि इस प्रोसेस का भी एक रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। पर अगर हम संख्या में आ जाते हैं, आसाम के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भूल जाते हैं, अगर हम पूरा देश में कितना हो सकता है ऐसा, तो इसके बारे में हालांकि कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, बट समय समय में जगह जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दिए हैं। इस संदर्भ में 1997 में उस समय के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि करीब करीब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ ऐसे घुसपैठिए हैं। फिर 2004 में भी यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा था, उस समय में उन्होंने कहा था कि करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख जो है ऐसे संख्या होंगे। फिर 2005 में इंडिया टुडे में एक बहुत स्टैटिस्टिक्स दे के, स्टेट वाइज एक स्टैटिस्टिक्स दे के कि कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या हो सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल में करीब 55 लाख होंगे, असम में 40 लाख होंगे, त्रिपुरा में 8 लाख होंगे, बिहार में 5 लाख होंगे, महाराष्ट्र में 5 लाख होंगे, राजस्थान में 5 लाख होंगे, दिल्ली में 3 लाख होंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जो कि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये एस्टिमेट्स हैं। तो हम इससे करीब करीब थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, फाइनली नहीं कह सकते। करीब आज के डेट में अगर उस समय का 15-20 साल पहले का अगर लोग कह रहे हैं 2 करोड़, तो आज के डेट में करीब करीब 3 करोड़ भी हो सकता है, जो कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कंसीडर किया था एक 2005 के जजमेंट में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में ये विषय को पूरा स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट में एक बहुत सीरियस एक इशू उन्होंने कहा था, जो सर्बानंद सोनोवाल के जजमेंट है। मैं थोड़ा आपको पढ़ना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा, दिस बीइंग द सिचुएशन, आसाम के बारे में संदर्भ में कह रहे थे, दिस बीइंग द सिचुएशन देयर इज़ नो डाउट दैट द स्टेट ऑफ आसाम इज़ फेसिंग एक्सटर्नल एग्रेशन and internal disturbance on account of large scale illegal migration of Bangladeshi national. It is therefore becomes the duty of the central of the union government to take all measures for protection of state of Assam from external aggression and internal disturbance. तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था। मैंने आपको करीब करीब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय और जो एनआरसी के विषय में कहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कि ये जो एनआरसी का विषय है या जो आज में आसाम में जो एक्सरसाइज हुआ, ये इसको हम एक रीजनल इशू करके नहीं देख सकते। ये एक पूरा राष्ट्रव्यापी समस्या है, इट इज़ ए नेशनल इशू, और हमको इसे एक नेशनल इशू करके ट्रीट करना चाहिए, एक नेशनल इशू जैसा उसको ट्रीट करना चाहिए, एक नेशनल इशू जैसा उसको कंसीडर करके इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन लॉन्ग टर्म में यही है कि एनआरसी जो है वो पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। अब उसका असम का जो एग्जाम्पल है, असम में जो एनआरसी हुआ उसमें बिल्कुल सही हुआ ऐसा कोई नहीं कह रहा है, उसमें भी कुछ खामियां हैं। असम के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं, असम में जो हुआ उसको हम थोड़ा सुधार सकते हैं। पर इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि एनआरसी जो है, एनआरसी
हमारे देश के लिए एक ज़रूरी है, एक ज़रूरी स्टेप है जो हमको आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा अपने भविष्य के प्रजन्म को सुरक्षित करने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए। ये डेमोग्राफिक चेंज अगर इस तरह से हो जाए तो फिर हमारा जो भविष्य है, हमारा जो कल का जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका आइडेंटिटी, उनका सिक्योरिटी, उनका ग्रोथ को लेके ही एक हर एक विषय में, रोज़गार के अवसर ले लीजिए और बाकी सब प्रावधान ले लीजिए, सभी जगह में ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम आ जाते हैं सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट पे। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट भी माइग्रेशन से ही उभरता हुआ इशू है। माइग्रेशन से इन ए वे हमने एनआरसी के बारे में कहा है, एनआरसी इज़ ए स्टेप टू एड्रेस, एनआरसी इज़ ए स्टेप टू स्टॉप इलीगल माइग्रेशन। जो वॉलेंटरी माइग्रेशन दूसरे देशों से हमारे देश में हो रहा है, जो हमारा डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, वो एक वॉलेंटरी माइग्रेशन से उसको एड्रेस करने का इशू है। अब इनवॉलेंटरी माइग्रेशन का कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इनवॉलेंटरी माइग्रेशन हमारे देश में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हमको अगर समझना है तो हमको कम से कम 1947 तक जाना पड़ेगा, देश के विभाजन तक जाना पड़ेगा, पार्टीशन तक जाना पड़ेगा। आपको पता है, सबको पता है कि ये देश का विभाजन जो हुआ था 1947 में, वो धर्म के आधार पे हुआ था। एवरीवन नोज दिस, इसको मेरे को और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जब धर्म के आधार पे माइग्रेशन हुआ था, तब पाकिस्तान, इधर वेस्ट पाकिस्तान, आपसे सामने वेस्ट पाकिस्तान, उस तरफ ईस्टर्न साइड में ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी शरणार्थी हमारे देश में आए और काफ़ी वहाँ पे रुक गए, रह गए। पार्टीशन के टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान का माइनॉरिटी पॉपुलेशन 23% था, वेस्ट पाकिस्तान का, और ईस्ट पाकिस्तान का माइनॉरिटी पॉपुलेशन 1947 में पार्टीशन के टाइम पे 29% था। धीरे धीरे करके हमको पता है कि 47 में वेस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर, वेस्ट पाकिस्तान में करीब करीब पॉपुलेशन एक्सचेंज एक तरह से हुआ है। पंजाब से लोग, काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग इस तरफ आ गए हैं, इधर से लोग गए भी हैं। ईस्ट पाकिस्तान से वो स्पॉन्टेनियस या एट दैट टाइम एक बार में वो माइग्रेशन नहीं हुआ और काफ़ी लोग वहाँ पे धीरे धीरे रह गए। पर उसके बाद, पार्टीशन के बाद, धीरे धीरे करके माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है परसिक्यूशन, जो उत्पीड़न बोलते, धर्म के आधार पे जो उनका शोषण करना, धर्म के आधार पर जो उनके अगेंस्ट में टॉर्चर होना, वो धीरे धीरे शुरू हुआ। क्योंकि पाकिस्तान का डिज़ाइन था, पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट था, पाकिस्तान बिकेम ए थियोक्रेटिक स्टेट, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट था, हम सबको पता है, शुरू से था। और उसके पॉलिसीज़ में ये आते थे कि एथनिक क्लेंजिंग कर दो, माइनॉरिटीज़ का एथनिक क्लेंजिंग कर दो, ये उसके ऑलमोस्ट एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी में आता था। इसके चलते 47 के बाद ही धीरे धीरे करके माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में टॉर्चर किया गया, उनके ज़मीन जबरन हड़प कर लिया गया, उनको फोर्सेबल कन्वर्शन करने के लिए फोर्स किया गया, उनके जो घर के बहन, बहू, बेटी, सबको उनके अगेंस्ट में फ़िज़िकल टॉर्चर करना, ये सब धीरे धीरे पद्धति करके वहाँ से माइनॉरिटी का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम करते रहे। 1950 में एक बहुत बड़ा कम्युनल डिस्टर्बेंस हुआ था ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर में, ईस्ट पाकिस्तान में, उसको हम द पोग्राम ऑफ 1950 बोलते हैं। वो करीब करीब 49 के एंड में लेके जनवरी-फरवरी 1950 में हुआ था। और उसका स्केल इतना था कि अगर आप उसकी जो स्टोरीज सुनेंगे, मतलब ये आप विश्वास नहीं कर सकते कि एक आदमी एक दूसरे आदमी की तरफ इस तरह का बर्ताव कर सकता है, इस तरह का टॉर्चर हो भी सकता है। उस समय में अप्रैल 1950 में नेहरू लियाकत एक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लियाकत अली को पंडित नेहरू ने बुलाया था और न्यू दिल्ली में वो पैक्ट हुआ था। और वो नेहरू लियाकत पैक्ट 8 अप्रैल 1950 में हुआ था, जिसमें दोनों
जो स्टेट है, दोनों स्टेट ने ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने एक दूसरे के माइनॉरिटी को सुरक्षा देंगे, सिक्योरिटी देंगे। पार्टीशन के समय में मैं एक बिंदु कहना भूल गया। पार्टीशन के समय में 1947 में ही हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने देश जब धर्म के आधार पे विभाजन हुआ तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है वो जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ रह गए उनको सुरक्षा देंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में पंडित नेहरू ने अपने जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच है 15 अगस्त 1947 में क्या कहा था, मैं ज़रा आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ, 2 लाइन है। तो पंडित नेहरू ने 1947 में एक प्रॉमिस किया था, वी थिंक ऑल्सो ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैव बीन कट ऑफ from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we will be sharers of their good and ill fortune alike. फिर नवंबर 1950 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा था, there is no doubt of course that those displaced persons who have come to settle in India are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this respect, the law should be changed. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उस समय में कहा था, वी कैनॉट फुल्ली एन्जॉय फ्रीडम दैट वी हैव गॉट अनटिल एंड अनलेस वी शेयर देम विद द हिंदूज ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट बंगाल. हाउ कैन वी फॉरगेट द सफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस दैट दे हैव cheerfully endured for freeing our motherland from foreign dominion. Their future welfare must engage the most careful and serious attention of the government and the people of the Indian Union in light of the development that may happen hereafter. नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे को ये एश्योरेंस दिया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान solemnly agree that each shall ensure that the minorities throughout its territory complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honor, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship. ये नेहरू लियाकत में एक दूसरे कंट्री का एश्योरेंस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेहरू लियाकत. पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नेहरू लियाकत में हमने अपने देश में माइनॉरिटीज़ को सारा सुरक्षा दिया है, सारा सिक्योरिटी दिया है. हम लोगों ने उनको रहने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, हमारे साथ एज इक्वल सिटीजन्स प्रोग्रेस करने के लिए हमने सारा अवसर भारत में दिया है. एक स्टैटिस्टिक्स आपको बता दूं, पार्टीशन के टाइम पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन शायद इंडिया में 19% के आसपास था, आज वो पॉपुलेशन 24% के आसपास है. जबकि उसी समय का अगर हम फिगर लेते हैं तो बांग्लादेश में मैंने कहा आपको 29% से आज के डेट में 8% आ गया है, और पाकिस्तान में 23% से आज के डेट में 2% से भी लेस है. तो कहाँ गए ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन? मुद्दा ये है, वो तो हवा में तो वैनिश नहीं हो गए होंगे. मास स्केल में कन्वर्जन हुआ, या तो कन्वर्जन हुआ, या तो मारे दिए गए, या तो फिर जबरन बाय फोर्स, बाय परसिक्यूशन उनको दे वेर कंपेल्ड टू कम टू इंडिया एज रेफ्यूजीज, और वहाँ पे शरणार्थी के जैसे आके रहने का कंपल्शन उनको हुआ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर थे नेहरू कैबिनेट में. नेहरू लियाकत एक्ट होने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि हम लोग तो करेंगे, हम लोगों ने तो प्रॉमिस कर दिया, पर पाकिस्तान ने जो प्रॉमिस किया वो ऑन पेन एंड पेपर किया है, वो लोग इसकी पालन नहीं करेंगे. आज के डेट में लुकिंग बैक हम लोग अगर पीछे देखते हैं मुड़ के, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था उस समय में, और उसी कारण से उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिज़ाइन किया था. और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रेजिग्नेशन में अपना स्पीच दिया था उसके 1-2 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ आपको. उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था. उन्होंने फोरकास्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो इसकी पालन नहीं करेगा, अनुपालन नहीं करेगा, हमको भुगतना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा था, द सर्कमस्टेंसेस दैट हैव लेड टू माई रेजिग्नेशन आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, स्पेशली इन ईस्ट बंगाल. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट द हिंदूज ऑफ ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पाकिस्तान are entitled to the protection of India, not on humanitarian consideration alone, but by virtue of sufferings and sacrifices made cheerfully for generations, not for advancing
their own parochial interest, but for laying the foundation of India's political freedom and intellectual progress. It is the united voice of the leaders that are dead and the youth that have smilingly walked to the gallows for India's cause that calls for justice and fair play at the hands of free India today. The establishment of a homogeneous Islamic state is Pakistan's creed, and a planned extermination of the Hindus and the Sikhs and the expropriation of their properties is its settled policy. It is as a result of this policy, the life of minorities in Pakistan have become nasty, brutish and short. Let us not be forgetful of the lessons of history. ये भाषण के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिज़ाइन किया था, उन्होंने कहा था, और वो फोरकास्ट को अगर हम आज के डेट में 70 साल बाद देखते हैं, उन्होंने बिल्कुल नफ्स पकड़ा था, उन्होंने बिल्कुल जो फोरकास्ट किया था वो फोरकास्ट आज के डेट में बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ये एक मेन रीज़न है जिसके वजह से 2019 में करीब 70 साल बाद आज हमको नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बाद हम लोगों ने हालांकि 71 के वॉर में बांग्लादेश को हेल्प किया। ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश के जन्म होने में हम लोगों का ही हाथ था, उसी दैट इज़ वाई मुक्ति युद्ध में मुक्ति योद्धा और हम लोग जब पाकिस्तान के साथ लड़के उनको कंपेल किया सरेंडर करने के लिए, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके एक साल के अंदर हम लोग जानते हैं एक इंदिरा मुजीब एग्रीमेंट हुआ था, उसमें उन्होंने बांग्लादेश ने भी नए कंट्री होने के बाद भी प्रॉमिस किया था कि वो सेकुलर कंट्री रहेंगे। पर हम लोग देखते हैं लुकिंग बैक 1988 आते आते उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। आज के डेट में बांग्लादेश भी एक थियोक्रेटिक स्टेट है। और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार चलता रहा वो कोई भी रिजीम था, ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, जो भी क्रम में था, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार है वो कभी भी कम नहीं हुआ। मेजर इंस्टेंसेस है। 50 का प्रोग्राम के बारे में कहा, 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में, फिर 1964 में एक बार हज़रत बल का वो हज़रत बल श्राइन में एक उन्होंने कह दिया कि मोहम्मद का बाल का वो चोरी हो गया, उसको लेके ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा रायट हुआ था, हज़ारों की संख्या में माइनॉरिटीज़ को मारा गया था। फिर 1992 में जो अयोध्या मूवमेंट हुआ, जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा जो तोड़ा गया था, उस समय में हज़ारों की संख्या में माइनॉरिटीज़ को मारा गया था, कन्वर्ट किया गया था, कंपेल किया गया था कि आप यहाँ देश छोड़ के अपना उनका घर बार छोड़ के इस तरफ आए। 92 है, फिर 2001 है इंस्टेंस जहाँ पे खालिदा जिया की गवर्नमेंट आई थी। हम लोगों को अगर देखते हैं हिस्ट्री देखते हैं, अपना पार्लियामेंट्री हिस्ट्री भी देखते हैं, हम उस समय के क्वेश्चंस देखते हैं, तो उस समय में भी ऑलमोस्ट जेनोसाइड हुआ था। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं। तो जो टॉर्चर है, जो परसिक्यूशन, जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उसके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में हैं। आप लोग पब्लिक डोमेन में जाके देखेंगे तो ये एक सच है कि माइनॉरिटीज़ इन दोनों कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में भी तो है ही, इनकी शोषण हुई, इनकी परसिक्यूशन हुई, जिस वजह से इनको आना पड़ा। और ये एक मेन जस्टिफिकेशन है जिसके वजह से हम लोगों को 2019 में सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आए। अब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता को लेके चैलेंज कर रहे हैं लोग सड़कों पे। जो लोग सड़कों पे उतर के आए हैं, मैं नहीं कहूँगा, इंटरेस्टेड पार्टीज़, इंटरेस्टेड जो लोग अपना एजेंडा ड्रिवन है वही लोग सड़कों में हैं। और जो लोग सड़कों में हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नागरिकता अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत हमारे समाज को, हमारे देश को है। ये पिछले कुछ दिनों के प्रोटेस्ट से ही ये प्रमाण हो गया है। संवैधानिक वैधता के बारे में बात करता हूँ। कहा जाता है सबसे पहले सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। सिटीजनशिप हमारे संविधान में तीन भाग हैं, जिसमें कुछ कानून हैं, कुछ प्रावधान हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट
जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, कुछ कानून है, कुछ सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, और कुछ सब्जेक्ट्स है जो हम कहते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट है, जो दोनों कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुपरसीडिंग पावर होगा। तो सिटीजनशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के अंदर आता है, एंट्री 17 लिस्ट 1 में आता है। और सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान बनाने का सब टोटल पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को दिया है। पार्लियामेंट, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो एक पार्ट 2 है जिसमें सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ सिटीजनशिप, जब संविधान आया 1950 में, जब कमेंसमेंट हुआ सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय में कौन कौन देश के नागरिक होंगे वो कहा गया है। बट उसके बाद में ये भी कहा गया है कि सिटीजनशिप जो है उसके बारे में लॉ बनाना, ये जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं वो एक टेम्पररी लॉ है, टेम्पररी प्रावधान है। सिटीजनशिप के बारे में परमानेंट प्रावधान बनाना पार्लियामेंट का टोटल पावर है। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट ही तय करेगी कि सिटीजनशिप का रूपरेखा इस देश में क्या हो। इसके बारे में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ तब मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था सिटीजनशिप के लॉस के बारे में। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो बना रहे हैं अभी, जो सिटीजनशिप के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले हैं, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टू ले डाउन परमानेंट लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री। द बिजनेस ऑफ लेइंग डाउन परमानेंट लॉ ऑफ सिटीजनशिप हैज़ बीन लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। The entire matters regarding citizenship have been left to the Parliament to determine by law as deemed fit by it. Parliament may make altogether new law embodying new principles. In the present provisions, if there is any category of persons who are left out by the provisions contained in this amendment, we have given power to the Parliament subsequently to make provisions. तो basic बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ही ये कहा था, हम लोगों ने 5-6 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया है सिटीजनशिप के बारे में। वो कौन लोग इंडिया के सिटीज़न होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया 1950 में, बट इसके बाद में कौन कौन लोग सिटीज़न होंगे या कौन कौन लोग बाद में सिटीज़न हो सकते हैं, ये पार्लियामेंट तय करेगा। और इसी प्रोविज़न के अंदर 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया। और हमारे पार्लियामेंट के, हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर बहुत टाइप ऑफ सिटीजनशिप है। एक सिटीजनशिप का बर्थ है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन है, सिटीजनशिप बाय आपके एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। और असम अकॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में असम में डीम्ड सिटीजनशिप का भी एक प्रावधान किया गया। तो अगर कोई कहता है कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है, पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकता था, जो लोग जो पत्थर छोड़ने वाले लोग कह रहे हैं, तो ये बात सरासर झूठ है। जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्हीं लोगों ने कहा था कि हम लोग सिटीजनशिप का कोई परमानेंट लॉ नहीं बना रहे हैं, सिटीजनशिप का परमानेंट लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट को बनाने का पूरा पावर है। और ये जो पावर है वो एक सॉवरिन पावर है। सॉवरिन पावर जो मतलब सार्वभौम का जो पावर होता है, सार्वभौमित्व का जो बात कहते हैं हम, वो पावर अल्टीमेटली पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट इन ए वे इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब ये अमेंडमेंट का एक ज़रूरत और भी इसलिए हुआ कि 2003 में हम देखते हैं कि एक बार सिटीजनशिप लॉ का अमेंडमेंट हुआ था और उसमें इलीगल माइग्रेंट्स का एक डेफिनेशन हम लोगों ने डाल दिया था। उस डेफिनेशन में जब हमने डाला था, उस डेफिनेशन में हमने इलीगल माइग्रेंट्स को किसी भी तरह का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा ऐसा करके हमने अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट ने, जिसके वजह से इलीगल माइग्रेंट जो लोग देश के अंदर बगैर कागज़ के हैं, वो लोग सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और किसी भी अन्य रास्ते से सिटीजनशिप उनको नहीं मिल सकता था। अगर जो परसिक्यूटेड लोग हैं, जो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से, धर्मीय उत्पीड़न की वजह से जो यहाँ आए हैं, जिसका मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा था, अगर उनको सिटीजनशिप देना होता तो ये इलीगल माइग्रेंट्स का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करना ज़रूरी था, जो कि पार्लियामेंट ने अभी 2019 के डेफिनेशन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये किया है। करके उन्होंने ये कहा कि ये 3 जो देश हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों के 6 धर्म के लोग जो कि वहाँ के माइनॉरिटी होते हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख,
क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, ये दे कॉन्स्टिट्यूट, यही लोग इन तीनों देशों के जो इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट है, इनके जो ये माइनॉरिटी जो नागरिक है, वो लोग अगर उन लोगों में से अगर लोग जो है वो रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्मीय उत्पीड़न के वजह से अगर हमारे देश में आए हैं और हमारे देश में शरणार्थी हुए हैं, तो हम उनको सिटीज़नशिप देने का जो है वो कंसीडर करेंगे और उनके लिए उनको हम इल्लीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। अगर वो अमेंडमेंट नहीं किया जाता तो वो लोग इल्लीगल माइग्रेंट के डेफिनेशन में आते, उनको सिटीज़नशिप नहीं मिल सकता था। तो सिटीज़नशिप एक्ट 19 अभी जो 2000 अमेंडमेंट एक्ट 19 का आया है, वो बेसिकली ये कहता है। और एक चैलेंज है और एक उसका क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म है सिटीज़नशिप एक्ट 2019 के बारे में। वो लोग कह रहे हैं कि आपने धर्म के बेसिस पे, आपने रिलीजन के बेसिस पे कैसे आपने सिटीज़नशिप तय कर दिया, हम लोग सेकुलर कंट्री हैं। तो उसका जवाब ये सिंपल है। सिटीज़नशिप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समान मानेंगे आप, ये बात सही है, बट आर्टिकल 14 को समझना पड़ेगा। आर्टिकल 14 ये कभी नहीं कहता कि सबको समान मानेंगे, मतलब अगर आपके और मेरे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है तभी भी आपको और मेरे को समान मानना पड़ेगा, ऐसा संविधान हमारा नहीं कहता। आर्टिकल 14 ऐसा नहीं कहता। मान लीजिए हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, बॉक्सिंग, आप सब लोग बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी होती है, आदमी का वेट के हिसाब से कैटेगरी होती है। 55 कैटेगरी, 55 केजी वेट कैटेगरी, 75 केजी वेट कैटेगरी, 95 केजी वेट कैटेगरी, 120 केजी वेट कैटेगरी। तो अब अगर बॉक्सिंग में अगर एक 55 केजी का आदमी के साथ 120 केजी का आदमी का आप बॉक्सिंग मैच करा दोगे तो वो नहीं होगा ना। तो फिर आपको जो है आर्टिकल 14 को अगर हम समझना है, आर्टिकल 14 एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो लोगों का सर्कमस्टेंसेस सेम है, अगर मैं 55 केजी का हूँ और आप भी 55 केजी का हैं, तो ठीक है, तब हम दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच हो सकता है। यहाँ पे सिटीजनशिप के एक्ट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं, वॉलेंटरी माइग्रेंट्स है, इनवॉलेंटरी माइग्रेंट्स है। वॉलेंटरी माइग्रेंट्स जो स्वैच्छिक आए हैं, वो बेहतर ज़िंदगी के लिए आए हैं, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आए हैं, उनको कोई कारण, उनको वहाँ पे किसी ने कंपेल नहीं किया इस देश में आने के लिए। और दूसरी तरफ है इनवॉलेंटरी माइग्रेंट्स। क्यों आए हैं? जान बचाने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? अपना डिग्निटी को बचाने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? अपने वुमेन फोक को बचाने के लिए आए हैं, अपने घर के महिलाओं को बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए आए हैं। उनको और इस तरफ दोनों लोगों को आप सेम नहीं मान सकते। इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज सेम नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों कैटेगरीज में डिफरेंस है। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है 2019 का जो अभी नया लॉ में, ये क्लासिफिकेशन जो है वो संविधान को मान्य है, संविधान के अनुसार है। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं होता, आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं करता। ये बेसिकली ये दो चीज़ के ऊपर टिप्पणी हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं और जो लोग इससे अफेक्टेड होंगे, जो लोग, मैं कहूँगा कि जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स का वकालत कर रहे हैं, वो लोग शायद आज सड़क में हैं, पर हमको पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देखेगा, इस बात को समझेगा, और गवर्नमेंट का जो स्टेप उन्होंने लिया है, जो एक ऐतिहासिक जो अन्याय उनके साथ हो रहा था, ऐतिहासिक अन्याय जो हुआ, और जो पार्टीशन के समय से जो अन्याय हो रहा है, उससे इस कैटेगरी के लोगों को, जो हमारे साथ के थे, जो हम, जिनके पूर्वज और हमारे पूर्वज सेम हैं, जिनके पूर्वज ने भी हमारे स्वाधीनता के संग्राम में पार्ट लिया था, जिनके पूर्वज ने भी सेक्रीफाइसेस किए थे। कुछ इंस्टेंसेस में वेस्टर्न पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मैं अध्ययन नहीं कहूँगा, मैं ईस्टर्न पाकिस्तान के कहता हूँ। हम लोगों ने, सब लोगों ने लाल बाल पाल सुना है,
हम जब सीनियर से अब सब लोग ज़्यादा जानते होंगे, लाल बाल पाल कौन थे? लाल बाल पाल गांधी जी के आने से पहले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। स्वदेशी मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट की अगुवाई वो लोग कर रहे थे देश में। अब बिपिन चंद्र पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल का आज के डेट में जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ से हैं। उन्होंने वहाँ पे स्वाधीनता का संग्राम का शुरू किया था। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, फिर हम इस तरह से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एक मास्टर सूर्य सेन है वहाँ के, जो चिटागोंग आर्म लाइब्रेरी किया था। तो जितने भी हमारा जो स्वाधीनता का जो संग्राम है या उसके जो इवेंट्स हुए वो वहाँ पे भी हुए। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की अगर आप बात करते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का जन्म जो है वो इन ए वे ईस्ट बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ। सो दे हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, वेरी मच ए पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और हमारे, मैंने आपको 2-3 रेफरेंसेस दिए। हमारे जो राष्ट्र के नेता थे, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे जो सरदार ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा, हम लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था कि आप लोग हमारे ही लोग हो। और ये पॉलिटिकल जो पार्टीशन हुआ, देश का जो भाग हुआ, इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे हैड आस्क्ड फॉर। पॉलिटिकल पार्टीशन की वजह से वो लोग बॉर्डर के उस पार गए। हम लोगों ने कहा कि आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे, हम लोग का जिम्मेदारी लेते हैं कि आप लोगों का वेलफेयर हम देखेंगे। और जब उनको कोई प्रोटेक्शन ये इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट्स नहीं दे रही हैं, तो भारत ने अपना जिम्मेदारी इनके प्रति जो है वो निभाया है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, वो एक संवैधानिक है, ज़रूरत है। हमारे इतिहास को देखते हुए एक बहुत ज़रूरी और बहुत टाइमली एक स्टेप लिया गया है। और आशा ये रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उसको मान्यता देगी। और बस ये 3 विषय में बात करना था। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी समय बात भी कर लिया, 1 घंटा भी हो गया होगा शायद। तो मैंने कोशिश किया, भाषा के एक हैंडीकैप था, उसके वजह से भी आप लोग कहाँ तक बात को ले पाएंगे वो समय ही बताएगा। बातेंगे। और जब उनको कोई प्रोटेक्शन ये इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट्स नहीं दे रही हैं, तो भारत ने अपना जिम्मेदारी इनके प्रति जो है वो निभाया है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, वो एक संवैधानिक है, ज़रूरत है। हमारे इतिहास को देखते हुए एक बहुत ज़रूरी और बहुत टाइमली एक स्टेप लिया गया है। और आशा ये रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उसको मान्यता देगी। और बस ये 3 विषय में बात करना था। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी समय बात भी कर लिया, 1 घंटा भी हो गया होगा शायद। तो मैंने कोशिश किया, भाषा के एक हैंडीकैप था, उसके वजह से भी आप लोग कहाँ तक बात को ले पाएंगे वो समय ही बताएगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे को अवसर दिया, मेरे को सुना इतने समय पेशेंटली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। रॉय साहब, मेरा आपसे प्रश्न है। राय साहब कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया एनआरसी आसाम स्टेट के संदर्भ में। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि आसाम के अलावा जो अन्य राज्य भी हैं जो सरहद से सटे हुए हैं, वहाँ एनआरसी की क्या सिचुएशन है और वहाँ अपडेशन होता है प्रॉपरली या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो आपने बताया था ऑनर्स के बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनर्स जो वो विपरीत हो गया, तो वो मैं जानना चाहूँगा एविडेंस एक्ट की दृष्टि से एविडेंस तो वो तो प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली जो बाहर से आया तो उसको ही एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, तो ऐसा उल्टा क्यों है? ये तो कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। 2003 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन किया गया और एनआरसी के जो रूल्स है वो रूल्स इनकॉर्पोरेट किया गया, पर वो रूल्स जो है वो 2009 में संशोधन हुआ सिर्फ असम के संदर्भ में, और पॉलिसी डिसीजन के साथ सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के साथ एनआरसी सिर्फ असम में अभी तक
हुआ है एक्सरसाइज। रूल्स जो है वो आज के डेट में हैं, बट वो रूल्स के अंदर एनआरसी कब करना है बाकी शेष देश में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि एनआरसी बाकी देश में कब करना है। अगर आप पूछ रहे हैं कि करना ज़रूरी है कि नहीं, मैंने इतने समय यही समझाने की कोशिश की कि करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे भविष्य के लिए करना ज़रूरी है। और जो तीसरा आपने पूछा, जो ओनस की बात कहा, तो यही कारण था, ये ओनस जो गलत हो गया था, जो गलत तरीके से ओनस लगा दिया था, इसके वजह से ही 2005 में सर्बानंद सोनोवाल का वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके वजह से उन्होंने आईएमडीटी का जो कानून है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। आज के डेट में आईएमडीटी एक्ट नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। It's all right. Sir, do you think that there is a big contribution of Fakhruddin Ali Ahmad to encourage the Muslim population to settle in Assam? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शायद भुट्टो ने एक बुक लिखा था, फखरुद्दीन अली अहमद भी उसी उसमें आते हैं, उसी सेम थॉट में आते हैं। तो उन्होंने कहा था, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट कश्मीर इज़ द ओनली अनफिनिश्ड एजेंडा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Pakistan has a genuine and a legitimate claim to Assam, because East Pakistan and today's Bangladesh needs land to expand. So Assam should be included in East Pakistan. उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि ये असम भी हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है। और ये हम इतिहास में, हम अगर रिसेंट हिस्ट्री देखते हैं, हम अगर असम की डेमोग्राफी का स्टडी करते हैं, तो 100 साल में असम में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 10% से आज के डेट में 34% हो गया है। और असम के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में आज के डेट में करीब करीब 13 डिस्ट्रिक्ट्स में माइनॉरिटी का मेजॉरिटी है। और यही क्रम चलता रहा तो पॉलिटिकल पावर जो है वो भी शिफ्ट होता हुआ देख रहा है हम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि जिस जिस जगह पे हम लोगों को नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स है, वो सब जगह में देखा जा रहा है कि जो एनआरसी में लोग इंक्लूड हो गए, जो पास हो गए, वो बहुत ज़्यादा है। 93, 94, 95% लोग इंक्लूड हो गए, सिर्फ एक्सक्लूशन बहुत कम है। जबकि जहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं 84-85% से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल्स, जो स्टाफ है, वो ज़मीन में इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद ठीक से नहीं कर पाया है। इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेयर भी करी है कि आप लोग जो है, जो असम में एनआरसी हुआ, उसका काइंडली एक रीवेरिफिकेशन करके देख लो कि जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं। बाकी थोड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही एनआरसी से। जैसे असम में जो एनआरसी हुआ, उसके वजह से 2 साल या 3 साल में 1600 करोड़ लगा। पर देश को सुरक्षित करने के लिए आई थिंक इट इज़ ए वेरी पिटेंस ऑफ ए प्राइस टू पे फॉर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। पहले हमारा देश के अंदर सेक्युलर वर्ड्स नहीं था। आज़ादी के बाद बहुत कम लोग जानते हैं कि सेक्युलर शब्द इंदिरा गांधी ने 73 में ऐड किया है। तो 76 में किया, 76 में, इमरजेंसी के टाइम पे। हाँ, इमरजेंसी के पहले। तो कहने का मेरा प्रश्न है कि एनआरसी और ये सीएबी है, उसके अंदर सेक्युलर जो वर्ड्स ऐड किया गया है, उसका कोई फ़ायदा नुकसान या उसको कोई अड़चन आती है कि नहीं उसके अंदर, उसको थोड़ा प्रकाश डालिए आप। सेकुलर वर्ड एनआरसी और सीएबी के अंदर नहीं इंक्लूडेड है। इसका जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जो लोग सड़क में उतरे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाहर रखने वाला जो स्टेप है वो सेकुलर नहीं है। इसलिए हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट कर रहा है। हम कहते हैं ये वो नहीं है। हम लोगों ने एक कम्युनिटी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट से बाहर क्यों रखा? हमने सिर्फ इसलिए रखा कि हम लोग जो है, ऑब्जेक्ट जो है लॉ का, वो सिर्फ अभी तक सिर्फ 3 कंट्री को डील करने का है। हम लोग श्रीलंका को डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाइना को डील नहीं कर रहे, हम लोग म्यांमार को डील नहीं कर रहे। अगर उनको डील करना होगा
at an appropriate time, at an opportune time, the central government has all the power to make special provisions in respect of these 3 countries. अब जो हम लोग डील कर रहे हैं वो 3 इस्लामिक राष्ट्र के माइग्रेंट्स को डील कर रहे हैं, और इन लोगों को जो एक कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर इसीलिए रखा गया क्योंकि वो जो 3 राष्ट्र है, 3 स्टेट है, वो इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट है। तो वहाँ के माइनॉरिटीज़ तो अब इस्लामिक कंट्री में तो मुस्लिम लोगों को रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए ये जो इसका क्रिटिसिज्म जो है वो हमको लगता है कि वो वैलिड नहीं है, और आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान्यता देगी, हम आशा करते हैं। So I want to say something before questioning. So सर, अभी मतलब जो हिंसक आंदोलन हो रहे हैं तो वो एक बहुत ही गंदी बात है। आंदोलन होने चाहिए, जैसे मोदी साहब ने आज भी पोस्ट किया है कि डिस्कशन होना चाहिए, वो एक डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। पर जो ये हिंसक आंदोलन हो रहा है उसको किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उस बात को मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और एक न्यूट्रल सिटीजन के नाते मुझे CAB जो कि अभी CAA हो गया है, उसको समझने के लिए मैंने जो राज्यसभा में जो डिस्कशन था, मैंने पूरा 6 घंटे का वो डिस्कशन अटेंड किया था, और मोर और लेस आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, बट स्टिल आई हैव सम क्वेश्चंस, सो इफ यू कैन, सो आई हैव 2-3 क्वेश्चंस। होम मिनिस्टर अगर वो आंसर नहीं दे पाए तो हम नहीं दे, बहुत ज़्यादा एकम्प्लिश्ड है। यस सर। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि ये राज्यसभा में भी उठा था कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंशिएट कैसे करेगी कि जो परसिक्यूशन हो रहा है, जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होने के नाते यहाँ पे मूव हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा उनके बीच में? देखिए, उसका अभी तो कानून बना है, उसके अंदर रूल्स बन सकते हैं, या उसको कानून के प्रावधान को लागू करने के लिए नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आई एम श्योर कि वो लोग इसको लाएंगे कि कैसे प्रूव करें। पर आपको एक चीज़ ध्यान करने की ज़रूरत है, वो है कि खाली रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं कहा गया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन भी है, फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन भी है। मैं अगर एक गाँव में रह रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं भी हुआ हो, पर मेरे गांव में अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गया जिसके वजह से मैं भयभीत होके मैं आ गया, तो ये भी एक ग्राउंड है मैं आ सकता हूँ। तो इसको प्रूव करने के लिए एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में भी हो सकते हैं, या फिर मैं जस्ट कोई रास्ता ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि SOP में किया आएगा तो अल्टीमेटली SOP ही बताएगा, पर जो आदमी है वो एफिडेविट भी दे सकता है, वो एफिडेविट दे के वो क्लेम कर सकता है, और अगर एफिडेविट देगा तो ही मे बी ओपन टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो ऑरल एविडेंस तो हम लॉ में जानते हैं कि ऑरल एविडेंस का भी तो एक प्रावधान है, तो एक कोई केस ऑरल एविडेंस से भी प्रूव होता है। सर, दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जिन 6 रिलीजन को, तो उन लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 3 इस्लामिक स्टेट है वहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ है, दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस 6 रिलीजन पीपल ओनली। ओके सर, बट जो एथिस्ट लोग हैं वो भी सर वहाँ पे एज अ माइनॉरिटी हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न वगैरह क्यों नहीं दे रखा है? एथिस्ट लोगों को? यस सर। नहीं, एथिस्ट लोगों को अगर ऐसा मतलब परसिक्यूशन हुआ है तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन या इसका कोई जो प्रमाण चीज़ है वो शायद गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, इसलिए दिया होगा। एथिस्ट इज नॉट अ रिलीजन इन दैट सेंस। आई मे बी ए हिंदू एंड आई मे नॉट बी a worshipper and I may consider myself as a Hindu, but the law will still consider me as a Hindu. Being a Hindu, I may be, everyone is born with a religion in that sense. अगर आप नेचर वर्शिपर भी हो तो आप कुछ ना कुछ रिलीजन लिखोगे। आप रिलीजन को फॉलो नहीं करते, रिलीजन को मानते नहीं है, उसको एथिस्ट कह सकते हो। पर आप मानो या नहीं मानो उसकी बात नहीं है, आपकी लीगल स्टेटस की बात है। क्या आप हिंदू हो, क्या आप बुद्धिस्ट हो या सिख हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, और सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आसाम एकॉर्ड को लेकर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो
तो they are not talking about any religion. They are saying that irrespective of religion, those who have come outside from India, they should not be given citizenship. तो सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि irrespective of religion वो लोग जो बात कर रहे हैं? नहीं, वो उनका प्रोटेस्ट करने का राइट है। वो लोग असम अकॉर्ड में के ऊपर बेस करके वो लोग कह रहे हैं कि असम अकॉर्ड में कहा कि 71 का कट ऑफ है, उसके अलावा और कोई डेट नहीं है, वहाँ हम लोग रिलीजन नहीं मानते हैं। बट ऑब्वियसली मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करा कि सिटीजनशिप जो है वो एक उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीट पावर है। सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने का कंप्लीट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और असम अकॉर्ड जो क्या करता है, असम अकॉर्ड डीम्ड सिटीजनशिप देता है, डीम्ड सिटीजनशिप, और यहाँ पे सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन होगा। तो हमें नहीं लगता कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजनशिप है। तो हमको, और असम अकॉर्ड की बात अगर करते हैं तो आपने एक प्रावधान भी इसमें इस लॉ में भी है जिसमें 6 शेड्यूल एरियाज़ को और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज़ को बाहर रखा गया है। तो हमको लगता है कि वो सफिशिएंट बैलेंसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। આજના આદર્શ વિદ્યા સંકુલમાં એનઆરસી જેવા ગહન વિષયને ચર્ચામાં લાવવા માટે આ વ્યાખ્યાનમાળામાં અમને બોલાવવા માટે અને આ બધા મહાનુભાવોને સુપ્રીમ કોર્ટથી રોય સાહેબને જ્યારે આપણે બોલાયા છે, બધાએ શાંતિથી સાંભળ્યા, ક્વેશ્ચનરી પણ કરી, તો આપે મને પ્રમુખ સ્થાને એક મારા જેવા સામાન્ય માણસને, સામાન્ય વ્યક્તિને પ્રમુખ સ્થાને બેસાડી અને જે સન્માન કર્યું એ હું મંડળનો આભારી છું। કન્ક્લુઝનમાં હું એટલું જ કહીશ કે સુવોદિત રોય સાહેબે આખા સબ્જેક્ટની છણાવટ 1905થી શરૂ કરી અને કાયદો બન્યો 2019માં આસામને આધારમાં રાખી અને એમણે સબ્જેક્ટને બધાને સમજાવવાની કોશિશ કરી। સરળતાથી જો વાત કરીએ તો આ કાયદાથી શું થશે, તો એક સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો જે શરણાર્થીઓ આવ્યા છે, ભૂતકાળમાં આવ્યા છે, આવી રહ્યા છે ને આવવાના હશે, તો આ કાયદાના કારણે शरणार्थियों से बैर नहीं और घुसपैठियों की खैर नहीं। આનો જે સારાંશ, આનો જે ક્રક્સ હું તમને કહું, ઘુસપેઠીઓ કી ખેર નહીં, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે આ કાયદો અમલમાં આવ્યો, કાયદા તો પેપર્સમાં હોય છે, પાર્લામેન્ટ પસાર પણ કરે છે, એનું અમલીકરણ થવું આપણે બધાને ખબર છે। ચૂંટણીમાં બધા ભાગ લે છે, રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ્સ એક્ટ છે, વર્ષો સુધી અમલમાં હતો, પણ ટીએન શેષન જ્યારે આવ્યા અને એમણે કાયદો હતો એનું પાલન કરાવવાનું જે બતાવ્યું બધાને, ત્યારે આજની તારીખમાં બધા આચાર સંહિતાના શબ્દો ને આ બધા ક્યાંથી આવ્યા? એ જ રીતે આજની ભારત સરકારે આ એનઆરસીનો જે કાયદો છે એમાં એમેન્ડમેન્ટ કર્યું અને એમેન્ડમેન્ટની પાછળનો ઇતિહાસ જે આપણે જાણ્યો, પરંતુ હું આપને કહીશ એનું જે થીમ છે ને એ નહેરુ લિયાકત કરારમાં છે। રોય સાહેબે એના પર વિગતવાર વાત કરી છે। હું ખાલી એટલો જ મુદ્દો કહીશ કે 3 દેશો, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, અગાઉનું પૂર્વ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન, જે 6 સમાજો હતા, 6 ધર્મો હતા, એ જે 6 ધર્મોની માઇનોરિટી ત્યાં હતી। આ લિયાકત નહેરુ કરારમાં એવું સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે દરેક દેશ પોતાના સ્થાનિક માઇનોરિટીની રક્ષા કરશે। થયું શું? આ બધા સુવિધિત છો, આપણે હિન્દુસ્તાનમાં રહીએ છીએ, સુવિધિત છીએ કે ભારતે તો સંપૂર્ણપણે પાલન કર્યું, અક્ષરશઃ પાલન કર્યું અને અહીંની લઘુમતીઓને એટલા બધા અધિકારો આપ્યા કે સુપ્રીમ કોર્ટના જજથી માંડીને રાષ્ટ્રપતિ સુધી પણ થયા। જ્યારે ત્યાં શું છે, મને તો ખબર છે, વી આર અફેક્ટેડ પર્સન્સ। મારા પિતાજી પાકિસ્તાનના મીઠી પ્રદેશમાં જન્મેલા, હજારો લોકો ત્યાંથી આવ્યા। આપ લોકોને કલ્પના નહીં હોય કે જ્યારે પાર્ટીશનમાં આવ્યા ત્યારે આજની જે માલગાડી છે ને, માલગાડીના ડબ્બામાં જે ઢોરને મૂકવામાં આવે છે એમાં અમારા પૂર્વજોને મૂકી અને એ લોકોને અહીંયા આવવું પડ્યું અને એ અમે શરણાર્થી હતા। અહીંયા આવ્યા બાદ એટલે આ હું જે કહું છું એમાં ઘણી કમ્યુનિટીઝ હતી, માળી હતા, મેઘવાલ હતા, ઠક્કર હતા, મહેશ્વરીઝ હતા, આ બધા ઓલ આર અફેક્ટેડ પર્સન્સ। અને એ અફેક્ટેડ પર્સન્સને અહીંયા કેમ આવવું પડ્યું? કારણ કે એકમાત્ર હિન્દુસ્તાન જ એવો દેશ છે કે જે હિન્દુઓનું રક્ષણ કરી શકે, શીખોનું રક્ષણ કરી શકે અને પારસી, જૈન્સ જે 6 કમ્યુનિટી છે એનું રક્ષણ કરી શકે। પરંતુ શું થયું? થયું એ, આપ બધા સુવિધિત છો, થયું એ કે અહીંયા તો એમને પૂરી આઝાદી મળી, પૂરી છૂટ મળી, પરંતુ ત્યાં એમને રીતસરના તગેડી મૂકવામાં આવ્યા
મારી નાખવામાં આવ્યા અથવા ધર્મ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું, જે સૌથી ખરાબ વસ્તુ છે. અને ધર્મની રક્ષા માટે જે લોકો અહીંયા આવ્યા એમને શરણાર્થી તરીકે સ્વીકાર્યા, પરંતુ શરણાર્થી તરીકે સ્વીકાર્યા પછી એમને જે રાઇટ્સ મળવા જોઈએ, દરેક વ્યક્તિને જીવવાનો અધિકાર છે, ધંધો કરવાનો અધિકાર છે, વિકાસ કરવાનો અધિકાર છે, વાતોથી નહીં થાય. એટલા માટે આપ જુઓ, સાહેબે એક વાત કરી કે બાંગ્લાદેશમાં જેટલા હિન્દુ હતા આજે એ પર્સન્ટેજ 29માંથી લગભગ નહીવત થઈ ગયા. આપણે ખ્યાલ હશે અફઘાનિસ્તાનમાં બૌદ્ધ ધર્મના લોકો ઘણા હતા, 4% હતા, 0 થઈ ગયા. એ જ રીતે પાકિસ્તાનમાં 22-24%માંથી 2% થઈ ગયા. તો આ બધા માણસો ક્યાં ગયા? આ બધા માણસો ક્યાં ગયા નથી. એમને ટોર્ચર કરવામાં આવે છે, પરેશાન કરવામાં આવે છે, હેરાન કરવામાં આવે છે, અને એના કારણે એમણે પોતાનું માદરે વતન છોડી અને અત્યારે આવવું પડ્યું છે. તો શું એનું રક્ષણ કરવાની ભારત સરકારની ફરજ નથી? આગલી સરકારો ભૂલી ગઈ, પણ આ સરકારે 370નો પગલું હોય, રામ જન્મભૂમિનું પગલું હોય, એ જ રીતે આને પણ પ્રાયોરિટી આપી, પ્રાથમિકતા આપી અને રક્ષણ આપ્યું છે. તો રક્ષણ જ્યારે આપ્યું છે તો સ્વાભાવિકપણે એના માટેનો કાયદો પસાર કરવો પડે. તો એમાં વિરોધ શાને? આપ જુઓ, દરેક સ્થાને જે લઘુમતી છે અહીંના લઘુમતીઓને તો કોઈ પરેશાની છે જ નહીં. પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ લઘુમતીઓને કોઈ પરેશાન કરતું નથી. પરેશાન ફક્ત ઘૂસપેઠીઓ માટે છે. ઘૂસપેઠી એટલે કોણ? બાંગ્લાદેશમાંથી કોઈ લઘુમતી, અહીંનો લઘુમતી ત્યાંનો બહુમતી જો પ્રવેશ કરે અને ઇલીગલી રહેવા જાય અને એમની એક્ટિવિટી શું છે આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો આ બધા માટેનો જે પ્રશ્ન છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે આ કાયદો આવ્યો. હમણાં ડૉક્ટર સાહેબ પાસે હું બેઠો તો મેં એ જ વાત કરી, આ કાયદોનો અમલ જે છે વહેલો કરવાની જરૂર હતી. કેટલાક પર્સન્ટેજ વધી ગયા છે. આપણે કહીએ છીએ કે વસ્તી વધારો થઈ ગયો છે, આપણે તો ઈચ્છીએ કે બર્થ કંટ્રોલ એક્ટ પણ આવે, કારણ કે દેશ વિકાસ તો કરે છે. 100 માણસ માટેનો વિકાસ થાય છે અને 1000 માણસોની વસ્તી વધી જાય છે. તો આ બધા કાયદાઓ જે છે એ કાયદાનો અમલ કરવાની જરૂર છે, અને આપણી સરકારે ફક્ત એનો અમલ કર્યો છે. પરંતુ છેલ્લે આપણે અહીંયા બધા બેઠેલા છીએ, આપણી ફરજ શું છે? રોય સાહેબે તો આપણને સારી ભાષામાં વાત કરી, કાયદાની ભાષાને સરળતાથી સમજાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ આ વિષયને સમજ્યા બાદ આપણી પણ ફરજ છે જ્યાં આપણે બેઠા હોઈએ એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરો કે સરકારનું આ જે પગલું છે આ પગલું બહુ જ અગત્યનું છે. અને ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે આપણે તો કદાચ આપણી પેઢીની જેને કહીએ કે ધીરે ધીરે આગળ જઈ રહ્યા છીએ, પણ પછીની પેઢીઓ માટે આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. એટલે આને સમર્થન આપવું જોઈએ. સમર્થનની સાથે સાથે જે વિરોધ પક્ષો, પર્ટિક્યુલરલી હું પક્ષોનું નામ ન પણ લઉં તો એક ધર્મ અને અમુક પક્ષો જાણે એમની જાગીર લૂંટાઈ જતી હોય એ રીતે જે રજૂઆતો કરી રહ્યા છે, પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. આવતીકાલે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવતીકાલે આવેદનપત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ છે. અમે બધા જવાના છીએ અને રજૂઆત કરવાના છીએ, સરકારના સમર્થનમાં કહેવાના છીએ. અને છેલ્લે એક વાત કહીશ કે આપણો બનાસકાંઠા જિલ્લો જે છે એને પણ પાકિસ્તાનની બોર્ડર અડે છે, અને પાકિસ્તાનની જે બોર્ડર અડે છે તો સ્વાભાવિકપણે ઇલીગલ એક્ટિવિટીઝને અટકાવવા માટે જ્યાં જ્યાં બોર્ડર છે એ બોર્ડરને સીલ કરવી જોઈએ. અહીંયા એક સૂત્ર મૂક્યું છે કે દેશની સુરક્ષા જે છે, સુરક્ષા ખાલી કહેવાથી નહીં આવે, આવા કાયદાથી આવશે. અને કાયદાનું પાલન થાય તો એનો વિરોધ થાય. ડૉક્ટર સાહેબો દવા તો કડવી આપે છે, પણ કડવી દવા ઇફેક્ટિવ હોય છે. શરૂઆતમાં તો કડવી લાગે, પ્રશ્નો આવશે, પણ ધીરે ધીરે એનું સોલ્યુશન આવશે. છેલ્લે એક બે વાત એ કહીશ કે આ કાયદો અમલમાં આવ્યો અને શરણાર્થીઓને આપણે રક્ષણ આપીએ છીએ, એના પહેલાં એવા કિસ્સા બનેલા છે. પર્ટિક્યુલર હું ડીસાના કિસ્સા આપી શકું એમ છું, બનાસકાંઠાના કિસ્સા આપી શકું એમ છું. મારા પિતાજી રાજ્યસભામાં હતા એ વખતે ઘણા પ્રશ્નો આવતા હતા કે દાખલા તરીકે પાકિસ્તાનથી કોઈ હિન્દુ ભાઈ અહીંયા પોતાના સગા સંબંધીને મળવા માટે આવ્યા પછી એમને એક તો બોર્ડર ડિસ્ટ્રિક્ટ હોવાના કારણે આ જગ્યાએ લોંગ ટર્મ વિઝા આપવામાં આવતી ન હતી. પ્લસ એ આવે, થોડો ટાઈમ રહે અને કોઈ કારણે એનો સમય પૂરો થઈ જાય, એક્સટેન્શન ન મળે તો એની સામે પ્રોસિક્યુશન કરવામાં આવતું હતું, કેસો કરવામાં આવતા હતા. એવા એક બે કિસ્સા તો મારા ધ્યાનમાં છે. આજે એક ડૉક્ટર છે જે દિયોદરમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે, પહેલાં એમના ભાઈ ડીસામાં રહેતા હતા, એ અહીંયા આવ્યા અને એની સામે સિટીઝનશીપના કાયદાનો ભંગ કરી અને આ ડીસાની કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો. એ કેસને પાછો લેવા માટેનો ઘણો પ્રયત્ન આપણી સરકારમાં થયો, પરંતુ ગમે તે કારણોસર એણે એક કેસે ફરી ઉથલો માર્યો, એ ભાઈને પાછું જવું પડ્યું. ફરી પાછા આવી અને આપણી સરકારે એને સિટીઝનશીપના કાયદા મુજબ આપ્યું. આજની તારીખમાં કમસે કમ 200થી 250 ફેમિલીઝ ત્યાંથી જે આવ્યા છે આ ગાળામાં, એ બધા જ લોકો લગભગ અમદાવાદના ઈસનપુર વિસ્તારમાં સ્થાયી થયા છે.
એ લોકોએ બહુ જ સ્ટ્રગલ કરી છે, પરંતુ આ કાયદાથી હવે જે લોકો આવશે અથવા જે જૂના આવેલા છે એમને બહુ જ સપોર્ટ મળશે. એટલે વી ઓલ શુડ એપ્રિશિએટ ધ એક્ટ ઓફ અવર ગવર્મેન્ટ. હું કહું છું વી શુડ એપ્રિશિએટ એક્ટ ઓફ અવર ગવર્મેન્ટ. અને આપણી સરકાર જે કરી રહી છે એ એનઆરસીના કાયદાના સંદર્ભમાં સરળ સમજ સાહેબે આપી, મેં 2 વાતો કરી, અને એવા કેટલાક કિસ્સા છે. એક છેલ્લો કિસ્સો આપણે કહીશ. એક રમેશ કુમાર નામના વ્યક્તિ હતા જે પોતાના સંબંધીને મળવા માટે અહીંયા આવ્યા હતા, પણ આ કાયદાની અમલ ન હતો, એ રક્ષણ ન હતું, જટિલતાના કારણે એને ડેપોર્ટ કરવામાં આવ્યા. હી વોઝ સેન્ડ બેક ટુ પાકિસ્તાન. આ કિસ્સો આપણા ડીસાનો જ છે. અને હું આપને ઘણા કિસ્સાઓ આવા આપી શકું છું, પણ સમયની મર્યાદા છે એટલે બીજી વાત નહીં કરું. અને છેલ્લે આપ બધાને વિનંતી કરીશ, મારી, આપની અને આપણા બધાની ફરજ છે કે આ કાયદાની સરળ સમજ, પ્રચાર પ્રસાર આપણે કરીએ. અને જે ગેરસમજૂતી લોકોમાં પ્રવર્તે છે, આપણા લોકોમાં પણ પ્રવર્તે છે, એમને સમજાવીએ કે આપણે તો સુખી થયા છીએ, પણ આપણા બાંધવો ચાહે હિન્દુ, શીખ, પારસી કે જે કોઈ લોકો હોય, જૈન્સ વગેરે, એમને પણ આપણે સપોર્ટ કરીએ. અને સરકારે જ્યારે આટલી મદદ કરી છે તો આપણે એના માટેનો ફાળો પણ આપીએ. આપ બધાએ રોય સાહેબે જ્યારે વાત કરી અને ક્વેશ્ચનરી જ્યારે થઈ ત્યારે હું ક્વેશ્ચનરી સાંભળતો હતો. બહુ જ જે પ્રશ્નો મૂકવામાં આવ્યા, સમય ભલે ટૂંકો હતો પરંતુ એનો તલસ્પર્શી જે જવાબ મળ્યો છે, વી શુડ એપ્રિશિએટ. અને આપણે એમને તાળી આપીને વધાવીએ. અને છેલ્લે આઈ એમ કન્ક્લુડિંગ, અને હું આપ બધાનો આભાર માનું છું, ફરીથી આભાર માનું છું આપણા મંડળનો કે અમારા જેવાને પણ આવા કિસ્સામાં બોલાવ્યા. ભલે અમે વકીલ છીએ પરંતુ અમને પણ કાયદાની પૂરી સમજ નથી હોતી, એનો અભ્યાસ કરવો પડતો હોય છે. એટલે આપણે બધા જ આ બાબતે એમના આભારી છીએ. ધન્યવાદ, આભાર. વિદ્યાભારતી ગુજરાત પ્રદેશ સંલગ્ન સંસ્કાર મંડળ ડીસા સંચાલિત આદર્શ વિદ્યા સંકુલ ડીસા શ્રીમતી ચુનીબેન શાંતિલાલ કોઠારી વિદ્યા વિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળાના બીજા દિવસે આભાર વિધિમાં સૌપ્રથમ તો હું વ્યાખ્યાનમાળા જેમના સૌજન્યથી યોજાય છે એવા સન્માનીય શ્રી સુરેશભાઈ શાંતિલાલ કોઠારી સાહેબને તહે દિલથી હું આભાર માનું છું કે આવા સરસ વિષયો અમને સાંભળવા મળ્યા. આભાર સાહેબ. સભાના માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી યશવંતભાઈ બચાણી સાહેબ, રાજેન્દ્રભાઈ સાહેબ, નરેન્દ્રભાઈ શાહ સાહેબ, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેઓ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. સુબોધી રોય સાહેબ કે જેમણે આપણાને છેક આગળથી માંડીને અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ બહુ ટૂંક સમયમાં આપણાને આપ્યો અને આપણાને આ એનઆરસી કાયદા અંગે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક આપણાને વાત કરી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર. અમારા માન અને આમંત્રણને માન આપીને ડીસા તેમજ ડીસા બહારથી પધારેલ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, ભાઈઓ બહેનો, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર જેમના થકી આ કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો. સંસ્કાર મંડળના પદાધિકારીશ્રીઓ, આદર્શ પરિવાર તેમજ આ તબક્કે પધારેલા પત્રકાર મિત્રો, વિડીયોગ્રાફી કરનાર, ફોટોગ્રાફી કરનાર, ડેકોરેશન તેમજ નામી અનામી તમામ લોકોએ જેમને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે તેઓને હું ધન્યવાદ આપું છું. આભાર. ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ.